स्टूडेंट्स, वेलकम इन पवन मैथ क्लासेस। लास्ट वीडियोस में हम इक्वेशन ऑफ लाइंस के बारे में डिस्कस कर रहे थे। हमने इक्वेशन ऑफ लाइंस को बड़े डिटेल्स में स्टडी किया है। अब हमें प्लेन्स के लिए कुछ करना है। तो प्लेन्स में जितनी भी कॉन्सेप्ट अप्लाई होती हैं, आज हमारा टारगेट है कि पहले उन कॉन्सेप्ट को आपके साथ डिस्कस किया जाए। अगर वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाती हैं तो प्लेन का किसी भी कैटेगरी का प्रॉब्लम अगर एग्ज़ाम में आता है तो आप बड़ा इजीली उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं और उसको सॉल्व भी कर देंगे, करेक्टली सॉल्व कर देंगे। तो प्लेन को समझने से पहले उससे रिलेटेड हमें जो भी कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर करनी चाहिए। सबसे पहले प्लेन को समझने से पहले नॉर्मल ऑफ द प्लेन आपको क्लियर होना चाहिए। नॉर्मल ऑफ द प्लेन ये क्या है? जब तक यही नहीं क्लियर होता है तो हमें बड़ी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। नॉर्मल ऑफ द प्लेन्स का मतलब है ए लाइन विच इज़ परपेंडिकुलर टू द प्लेन। पहले मैं मीनिंग लिख देता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। अ लाइन परपेंडिकुलर टू द प्लेन, इसको हम कहते हैं नॉर्मल ऑफ द प्लेन। जैसे ये वाइट बोर्ड है हमारा, इस वाइट बोर्ड पर अगर हम अपने मार्कर को इस तरीके से रख दें तो ये क्या कहलाएगा? नॉर्मल ऑफ द प्लेन कहलाएगा। अगर हम यहाँ ना रख कर के यहाँ रख दें तब भी ये क्या कहलाएगा? नॉर्मल ऑफ द प्लेन कहलाएगा। तो नॉर्मल का मतलब है अ लाइन विच इज़ परपेंडिकुलर टू द प्लेन। जो हमारा प्लेन है उसके परपेंडिकुलर जो भी लाइन होगी वो हमारी नॉर्मल कहलाएगी। सपोज़ ये डस्टर ले लिया हमने, अब मैं जानना चाहता हूँ इसका नॉर्मल क्या होगा। तो डस्टर पर ये प्लेन है हमारा ऊपर, तो अगर हम इस तरीके से रख देते हैं ये पेन तो ये क्या हो जाएगा? नॉर्मल ऑफ द प्लेन हो जाएगा। तो नॉर्मल ऑफ द प्लेन का मतलब है ए लाइन परपेंडिकुलर टू द प्लेन। एक्चुअली में जो भी DRS एंड DCS होते हैं वो कभी भी प्लेन के नहीं होते हैं। DRS एंड DCS हमेशा हमारे नॉर्मल ऑफ द प्लेन के होते हैं। तो भूल करके भी कभी भी आप DRS और DCS ऑफ अ प्लेन वर्ड यूज़ नहीं करेंगे। यू विल राइट ऑलवेज DRS और DCS नॉर्मल ऑफ द प्लेन। करेक्ट। प्लेन तो वैसे आप लोगों को पता होगा प्लेन क्या है। इट इज़ ए सरफेस and if we will consider any 2 point and join them, then this line segment completely lies on this surface. प्लेन एक ऐसा सरफेस है जिस पर हम कोई भी 2 पॉइंट ले लें और उनको जोड़ दें तो यहाँ जो लाइन सेगमेंट बनेगा वो टोटली इस सरफेस पर ही लाई करेगा। तो दैट सरफेस इज़ नॉन एज प्लेन। तो ये थोड़ा प्लेन के लिए पहले हमने डिस्कस किया है। अब हम देखना चाहते हैं कि जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या आएगी। जनरल और स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ अ प्लेन आप किसी भी मेथड से सॉल्व करके लाएंगे तो प्लेन की हमारी जनरल इक्वेशन क्या होगी? ये आपको मिलेगी AX प्लस BY प्लस CZ प्लस D दिस इज इक्वल टू 0, और दूसरी होती है R डॉट N this vector is equal to R dot N, this vector is equal to a constant D। जो जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन है ये हमेशा आपकी क्या होगी? AX प्लस BY प्लस CZ प्लस D इज 0 और R डॉट N इज इक्वल टू D। किसी भी मेथड से प्लेन को आप सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन आपकी या तो ये बनेगी या ये बनेगी। अगर आप कार्टेशियन फॉर्म को अप्लाई करते हैं तो ये लिखेंगे, वेक्टर फॉर्म को अप्लाई करते हैं तो ये लिखेंगे। अब आपको यहाँ मीनिंग पता होना चाहिए सभी का। A, B एंड C, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ABC? ये होते हैं DRS ऑफ नॉर्मल ऑफ द प्लेन। नॉर्मल ऑफ द प्लेन, जो हमारा प्लेन है उसके नॉर्मल के DRS। XYZ आपको पहले से पता होंगे, अगर आप भूल गए हैं तो दोबारा से इनको लर्न कर लीजिए। कोऑर्डिनेट्स ऑफ जनरल पॉइंट ऑन द प्लेन। प्लेन पर एक जनरल पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं। N मीन्स वेक्टर अलोंग द
vector along or parallel to normal of plane। नॉर्मल ऑफ प्लेन के अलोंग या पैरेलल वेक्टर को n बोलेंगे। r का मीनिंग आप लोगों को पता होगा, pb ऑफ जनरल पॉइंट ऑन द प्लेन, ये अपने r का मतलब है। एंड यहाँ जो कैपिटल D लिखा है, एनी स्केलर, कोई भी स्केलर है मतलब कोई एक रियल नंबर है, एनी रियल नंबर। तो ये मीनिंग है अपनी जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन। किसी भी मेथड से सॉल्व करेंगे यही हमारा स्टैंडर्ड फार्मूला बन कर के आएगा। यहाँ हमने आपको इनके मीनिंग भी बता दिए हैं, कैपिटल ABC x/z, कैपिटल N वेक्टर एंड R वेक्टर एंड D, ये हो गया है प्लेन के लिए। अब प्लेन की इक्वेशन कैसे निकाल सकते हैं, कितनी इन्फॉर्मेशन नीडेड है, इनके बारे में हम स्टडी करेंगे। दिखने में तो ये लगता है कि प्लेन की इक्वेशन निकालने के लिए हमें 4 अननोन चाहिए, एक D, एक C, एक B और एक A। बेसिकली 4 अननोन हैं तो हमें 4 इन्फॉर्मेशन चाहिए, बट ऐसा नहीं है। प्लेन की इक्वेशन निकालने के लिए 4 नहीं 3 इन्फॉर्मेशन ही बहुत हैं। 3 से हम हमेशा इक्वेशन ऑफ प्लेन निकाल लेंगे। रीज़न क्या है, या तो प्लेन ओरिजिन से पास होगा, अगर D 0 आ रहा है तो ये क्लियर है प्लेन हमारा ओरिजिन से पास हो रहा है। ठीक है, तो उस सिचुएशन में 3, एक तो हमें मिलेगी ओरिजिन से पास होता है, एक हम और ख़त्म कर देंगे। ठीक है, अगर D नहीं 0 है, D अगर नहीं 0 आता है तो हम क्या करेंगे, D से हर टर्म को डिवाइड करेंगे, A/D इंटू एक्स प्लस B/D इंटू वाई प्लस C/D इंटू जेड प्लस 1 = 0। आपको पता है 2 कांस्टेंट का डिवीज़न हमेशा एक कांस्टेंट ही आता है। सपोज ये स्मॉल a मान लिया हमने, ये स्मॉल b मान लिया, ये स्मॉल c मान लिया, प्लस 1 = 0। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालने के लिए हमें 3 ही अननोन्स की नीड है। प्लेन ओरिजिन से नहीं पास हो रहा है तो 3 अननोन्स की नीड है। प्लेन ओरिजिन से पास हो रहा है उस केस में भी 3 अननोन चाहिए। पहली तो इन्फॉर्मेशन यही हो जाएगी, प्लेन इज़ पासिंग थ्रू ओरिजिन। अगर प्लेन ओरिजिन से पास होगा तो इक्वेशन इस कैटेगरी की आएगी। आप ABC में किसी से डिवाइड कर दो, आपने सपोज C से कर दिया है तो B/CY प्लस Z दिस = 0। इसको आप A मान लेंगे, इसको आप B मान लेंगे, ये तो आपका Z है 0। तो एक ये और एक ये, 3 इन्फॉर्मेशन की ही नीड है। एक इन्फॉर्मेशन तो ये हो गई कि प्लेन ओरिजिन से पास हो रहा है, और 2 आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए, तभी आप इक्वेशन ऑफ प्लेन निकाल सकते हैं। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालने के लिए हमेशा हमें 3 ही मैक्सिमम इन्फॉर्मेशंस की नीड है। यहाँ पर वेक्टर ऑफ फॉर्म चाहे तो वेक्टर लगाएं, कार्टेशियन चाहे तो कार्टेशियन लगाएं। जैसे लाइन में हमने आपको बोला था, कॉमर्स स्टूडेंट की कोशिश होनी चाहिए कि वो हमेशा क्या अप्लाई करें यहाँ पर, कार्टेशियन फॉर्म, और साइंस वाले बच्चे चाहे तो वेक्टर फॉर्म को अटैम्प्ट कर सकते हैं। इससे थ्रू प्रॉब्लम अपने कैलकुलेट कर सकते हैं। अब प्लेन की इक्वेशंस कितनी कैटेगरी से हम इवेलुएट कर सकते हैं, इस पर डिस्कस करेंगे। आपने पढ़ा था स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन केवल 2 मेथड से कैलकुलेट की जा सकती थी। पहला मेथड था पॉइंट एंड डायरेक्शन फॉर्म, दूसरा मेथड था 2 पॉइंट फॉर्म। तो लाइन निकालने के लिए अपने पास केवल 2 ही मेथड होते थे। अच्छा था कि कम कॉन्सेप्ट लगती थी, या तो हम पॉइंट एंड डायरेक्शन फॉर्म अप्लाई करके लाइन को निकाल देते थे, अदरवाइज़ हम क्या करते थे, 2 पॉइंट फॉर्म अप्लाई करके इक्वेशन ऑफ लाइन कैलकुलेट कर देते थे। लेकिन प्लेन के केस में ऐसा नहीं है, थोड़ा ज़्यादा इन्फॉर्मेशंस की ज़रूरत है। प्लेन की इक्वेशन निकालने के लिए हम एटलीस्ट 5 मेथड तो अप्लाई कर ही सकते हैं। 5 फॉर्म्स हैं जिनकी हेल्प से हम इक्वेशन ऑफ प्लेन को कैलकुलेट कर सकते हैं। एक एक करके हम आपको सारे फॉर्म डिफ़ाइन करेंगे। थोड़ा सा आपको हम हिंट भी देते चलेंगे कि इनको डिराइव कैसे करते हैं, लेकिन कभी भी बोर्ड एग्ज़ाम में आपसे डेरिवेशन नहीं पूछेगा। अपनी नॉलेज इन्हेंस करने के लिए आप चाहें तो आप डेरिवेशन कर सकते हैं। पहली फॉर्म होती है प्लेन की, फॉर्म नंबर 1,
इसको हम कहते हैं पॉइंट एंड डायरेक्शन फॉर्म। पॉइंट एंड डायरेक्शन फॉर्म बहुत इम्पॉर्टेंट फॉर्म है, बहुत ज़्यादा काम आएगी, आपको बहुत अच्छे से सीखना है। पॉइंट एंड डायरेक्शन फॉर्म का क्या मतलब है? हमें इस प्लेन की सपोज इक्वेशन निकालनी है। इस प्लेन पर ये हमें एक पॉइंट ए दे देगा जिसका पोजीशन वेक्टर ए मान लिया। दूसरा, इसकी नॉर्मल की डायरेक्शन बता देगा। ये नॉर्मल है, हमने मान लिया इसका नॉर्मल जो है वो वेक्टर एन के अलोंग है। अब हमें इस प्लेन की इक्वेशन कैलकुलेट करनी है, तो जो डेरिवेशन है वो हमेशा हम वेक्टर फॉर्म से ही डिराइव करते हैं, वही बेटर होता है। इसको डिराइव करने के लिए हमने क्या किया, एक जनरल पॉइंट P ले लिया और P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर R ले लिया है। अगर हम PA या AP को ज्वाइन कर देते हैं तो यहाँ जो AP लाइन है ये प्लेन पर है, और बेसिकली नॉर्मल ये हमने यहाँ ऐसा नहीं दिखा नहीं सकते हम स्पेस में, ये नॉर्मल ये इस कैटेगरी से है, इस वाइट बोर्ड पर इस कैटेगरी से ये नॉर्मल है। तो ये नॉर्मल पक्का इस AP पर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ हम लिखेंगे जो नॉर्मल n है दिस इज़ परपेंडिकुलर टू आवर AP वेक्टर। PA भी लिख सकते हैं आप, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ से आप लिख देंगे n डॉट AP मीन्स हो जाएगा R माइनस A, दिस इज इक्वल टू 0, और आप इसको ऐसे लिख दीजिए क्योंकि जो पेट फॉर्म है वही लिखते हैं डॉट n, दिस इज इक्वल टू 0। ये होती है पॉइंट एंड डायरेक्शन फॉर्म। R माइनस A डॉट n इज़ 0। अगर आप इसको कार्टेशियन में लिखना चाहते हैं तो क्या करेंगे, R की जगह पर आप क्या लिखेंगे, xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप, जनरल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। A के लिए ये गिवन पॉइंट का तो हमने ये x1 i कैप, y1 j कैप एंड z1 k कैप मान लिया। सपोज n वेक्टर हमने कैपिटल AI प्लस कैपिटल BJ प्लस कैपिटल CK मान लिया। ये सारी वैल्यूज इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो आपके पास क्या होगा, x माइनस x1 i कैप प्लस y माइनस y1 j कैप प्लस z माइनस z1 k कैप डॉट ऑफ कैपिटल AI प्लस BJ प्लस CK, दिस इज इक्वल टू 0। दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट कीजिए तो ये आ जाएगा A इंटू एक्स माइनस x1 प्लस B इंटू y माइनस y1 प्लस C इंटू z माइनस z1, दिस इज़ 0। ये होती है इसकी कार्टेशियन फॉर्म। आपको ये वाला फार्मूला और ये वाला फार्मूला लर्न होना चाहिए। ये डिराइव कैसे होके आया है, आ जाता है तो बहुत अच्छी बात, नहीं आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मीनिंग R आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए, बहुत बेटर रहेगा। R और X तो वैसे ही पता है, बस A n x1 y1 z1 आपको पता होना चाहिए। A का मतलब यहाँ होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ गिवन पॉइंट, जो भी आपका पॉइंट दे रखा है उसका पोजीशन वेक्टर है। N का मतलब है वेक्टर अलोंग और पैरेलल टू द नॉर्मल, वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल लिख दो, वेक्टर इन दी डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल ऑफ द प्लेन एंड आप अगर कार्टेशियन में जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए ये x1 y1 z1 कोऑर्डिनेट्स ऑफ गिवन पॉइंट, ये होते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ गिवन पॉइंट। एंड जो कैपिटल ABC है इनका मीनिंग होता है DRS ऑफ नॉर्मल, DRS ऑफ नॉर्मल ऑफ द प्लेन। जो हमारा प्लेन है उसके नॉर्मल के DRS। किसी भी फार्मूले को लर्न करने से पहले उसमें जो हमने सिंबल्स यूज़ किए हैं उनका मीनिंग पता होना चाहिए। जैसे R और x y z तो हमेशा एक ही है, जनरल पॉइंट का PB या जनरल पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। यहाँ पर AN एंड कैपिटल ABC x1 y1 z1 प्रॉब्लम था, वो हमने बता दिया। तो ये होता है पॉइंट एंड डायरेक्शन फॉर्म। ये पहली फॉर्म है
प्लेन को कैलकुलेट करने की। नाउ कम ऑन द सेकेंड फॉर्म। प्लेन को कैलकुलेट करने की डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्म 2 पॉइंट फॉर्म कोई नहीं है। प्रॉब्लम आपको ज़रूर मिलेंगे 2 पॉइंट फॉर्म पर। 2 पॉइंट के साथ में ये कुछ आपको एक्स्ट्रा कंडीशन देगा, उससे आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, लेकिन डायरेक्ट कभी भी 2 पॉइंट फॉर्म नहीं देगा। डायरेक्ट आपकी 3 पॉइंट फॉर्म होगी। इक्वेशन ऑफ प्लेन 3 पॉइंट फॉर्म। तो यहाँ पर अब हम 3 पॉइंट फॉर्म के बारे में डिस्कस करेंगे। फार्मूले मैंने आपको बताया है, कॉमर्स के बच्चे अगर ओनली कार्टेशियन के फार्मूले भी लर्न कर लेते हैं तब भी सारे प्रॉब्लम अटैम्प्ट कर लेंगे। वो वेक्टर के नहीं लर्न कर पाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेक्टर को कार्टेशियन में कन्वर्ट करना एंड कार्टेशियन को वेक्टर में कन्वर्ट करना, ये हार्डली 1 मिनट भी वर्क नहीं है। 1 मिनट से भी पहले आप कर लेते हैं। तो जैसा भी आपसे ये आंसर पूछेगा उस तरीके से आप इसको अपना कन्वर्ट कर देंगे। तो अब हम देखते हैं 3 पॉइंट फॉर्म। प्लेन की हमारी 3 पॉइंट फॉर्म क्या है, इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। फॉर्म नंबर 2, इसको हम कहेंगे 3 पॉइंट्स फॉर्म। 3 पॉइंट्स फॉर्म। इसमें नोट करके लिख लीजिए आप। सबसे पहले तो इफ़ गिवन 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, given 3 points are collinear, then infinitely many plane can be exist. Then infinitely many planes can be exist. अगर 3 पॉइंट एक ही लाइन पर हैं तो पता नहीं कितने हम प्लेन्स वहाँ से निकाल सकते हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए एक पॉइंट आपका यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है। एक बुक आप पकड़ लीजिए, उसके जितने भी पेजेस हैं वो सारे क्या हैं, सरफेस हैं, प्लेन हैं। तो वो सभी के सभी क्या हो जाएंगे, प्लेन्स की इक्वेशन बन जाएंगे। बुक में कितने पेज हो सकते हैं, 100 पेज भी हो सकते हैं, 200 भी, क्योंकि वो तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं। तो वहाँ से प्लेन हमारा पास हो रहा है। तो इनफाइनाइटली मैनी प्लेन कैन बी एग्जिस्ट। दूसरा यहाँ पर आप नोट करेंगे, इफ़ गिवन पॉइंट्स आर नॉन कोलिनियर। इफ़ गिवन पॉइंट्स आर नॉन कोलिनियर, जो हमारे पॉइंट्स हैं वो नॉन कोलिनियर हैं। इस सिचुएशन में हम इक्वेशन ऑफ प्लेन कैसे निकाल सकते हैं, इसको हम थिंक करेंगे। ये सपोज हमारा प्लेन है, इस पर एक पॉइंट ये ए दे रखा है जिसका पोजीशन वेक्टर ए है। दूसरा पॉइंट ये बी दे रखा है जिसका पोजीशन वेक्टर बी है। तीसरा पॉइंट ये सी दे रखा है जिसका पोजीशन वेक्टर सी है। ये ए है, बी है और सी है। ये तीनों ही पॉइंट क्या हैं, नॉन कोलिनियर पॉइंट हैं। और एक हमने ये जनरल पॉइंट ले लिया जिसका पोजीशन वेक्टर हम मान लेते हैं आर है। अब हमारे प्लेन पर ये 4 पॉइंट हो गए। एक बार तो हम क्या करते हैं, ए से पी को मिला देते हैं, एक बार ए को बी से मिला देते हैं और एक बार ए को सी से मिला देते हैं। तो यहाँ हमने 3 वेक्टर बना दिए, एक ए पी, एक ए बी और एक ए सी। ये 3 वेक्टर हमने बना दिए यहाँ पर। अब यहाँ पर हम क्या देखते हैं, जो ए बी क्रॉस ए सी वेक्टर आएगा, ए बी क्रॉस ए सी वेक्टर होगा, ये हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर टू ए बी एंड ए सी बोथ। ये ए बी एंड ए सी दोनों पर ही परपेंडिकुलर होगा। इसका मतलब सीधा सीधा हो जाएगा, जो ए बी क्रॉस ए सी है ये क्या होगा, वेक्टर अलोंग द नॉर्मल ऑफ द प्लेन। वेक्टर along the normal of the plane। ये नॉर्मल ऑफ द प्लेन के अलोंग आ जाएगा। इसका सीधा सा मीनिंग हो जाएगा, जो ए पी वेक्टर है
ये पक्का परपेंडिकुलर हो जाएगा किस पर, ए बी क्रॉस ए सी पर। इसका सीधा सीधा मतलब है जो वेक्टर ए पी डॉट ऑफ आप ए बी एंड क्रॉस ए सी निकालेंगे, ये चीज़ ज़ीरो के बराबर आ जाएगी। ए पी मीन्स आप कितना लिख सकते हैं, आर माइनस ए डॉट ऑफ ये क्या है आपका बी माइनस ए क्रॉस ऑफ सी माइनस ए, दिस इज इक्वल टू ज़ीरो। ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, ये 2020 एंड 21 में हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम इसको डायरेक्ट लिख देंगे। अब ये निकल आएगा, नहीं तो हम आपको पूरा डिफाइन भी कर देते। ये तो वेक्टर फॉर्म आ जाएगी। अगर हम इसी की कार्टेशियन फॉर्म लिखना चाहेंगे तो आर की जगह पर क्या लिख देंगे हम, एक्स माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन, जेड माइनस जेड वन, फिर b माइनस ए ये हो जाएगा x2 माइनस एक्स वन, y2 माइनस वाई वन, z2 माइनस जेड वन, x3 माइनस एक्स वन, y3 माइनस वाई वन, z3 माइनस जेड वन, दिस इज़ ज़ीरो। ये हमारी वेक्टर फॉर्म होगी प्लेन की, और ये जो है आपकी कार्टेशियन फॉर्म होगी अगर 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स गिवन हैं। If you are having 3 non-collinear point, then equation of plane आपको ये याद होना चाहिए, x माइनस एक्स वन, y माइनस वाई वन, z माइनस जेड वन, x2 माइनस एक्स वन, y2 माइनस वाई वन, z2 माइनस जेड वन, x3 माइनस एक्स वन, y3 माइनस वाई वन, z3 माइनस जेड वन इज़ ज़ीरो। अदरवाइज दिस, इसे नहीं भी लर्न करोगे तो काम चल जाएगा आपका। अब मीनिंग आपको पता होना चाहिए। ये आपका ए बी सी क्या है, ए बी सी पी बी ऑफ गिवन पॉइंट्स, जो भी आपके पॉइंट दे रखे हैं उनके पोजीशन वेक्टर है। यहाँ आप देखेंगे x1 y1 z1, x2 y2 एंड z2 एंड x3 y3 एंड z3, ये क्या है आपके, ये आप लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ गिवन पॉइंट, कोऑर्डिनेट्स ऑफ गिवन पॉइंट, जो भी आपको पॉइंट दे रखे हैं उनके कोऑर्डिनेट्स हैं। तो इस तरीके से आपने ये दो फॉर्म देख ली हैं। पहली फॉर्म आपने देखी थी पॉइंट एंड डायरेक्शन, दूसरी आपने 3 पॉइंट्स फॉर्म देखी है। आप इनको साथ साथ में मेरे लर्न करते चलिए। पहली फॉर्म जो कार्टेशियन है वो क्या है, a इंटू एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी इंटू वाई माइनस वाई वन प्लस सी इंटू जेड माइनस जेड वन, दिस इज इक्वल टू ज़ीरो। फर्स्ट फॉर्म थी। ए क्या था वहाँ पर, ए बी सी थे आपके डी आर एस ऑफ नॉर्मल ऑफ द प्लेन, करेक्ट। तो ये था पॉइंट एंड डायरेक्शन, मतलब 1 पॉइंट गिवन था एंड डायरेक्शन गिवन था। इससे आपने इक्वेशन ऑफ लाइन निकाली थी। दूसरी फॉर्म आपने देखी है 3 पॉइंट फॉर्म। तो इसमें 2 कंडीशन है। पहली कंडीशन है अगर गिवन पॉइंट्स कैसे हैं हमारे, कोलिनियर है, देन यू विल हैव इनफाइनाइटली मैनी प्लेन्स। अगर कभी भी, हाँ, अब आपको रैंडमली कोई क्वेश्चन मिल जाता है, आपको कैसे पता है ये पॉइंट कोलिनियर है या नॉन कोलिनियर है। जब आप इस इक्वेशन में वैल्यू डालोगे, यहाँ पर आपने इक्वल टू ज़ीरो लिखा होगा, ज़रूर नहीं लिखा है तो लिख लेना, दिस इज इक्वल टू ज़ीरो। जब आप इसमें x1 y1 z1 की वैल्यू ज़ीरो डालेंगे तो क्या होगा, लेफ़्ट हैंड साइड भी ज़ीरो आ जाएगी। राइट हैंड साइड तो है ही ज़ीरो, लेफ़्ट हैंड साइड भी ज़ीरो आ जाएगी। अगर लेफ़्ट हैंड एंड राइट हैंड दोनों ही साइड ज़ीरो आ जाती हैं तो आप इमीडिएटली लिख देंगे गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। ये जो पॉइंट है वो कोलिनियर है, एक ही लाइन पर है। वेक्टर अलजेब्रा से आप ये चीज़ प्रूफ कर चुके हैं, गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। जैसे ही पॉइंट कोलिनियर होंगे आप इमीडिएटली लिख देंगे देयर आर इनफाइनाइटली मैनी प्लेन्स। आपके बहुत सारे प्लेन यहाँ पर एग्जिस्ट कर जाएंगे, ठीक है। अगर आपके पॉइंट कोलिनियर नहीं है, नॉन कोलिनियर पॉइंट है, तो आप मॉड ऑफ जो डिटर्मिनेंट का साइन लगाएंगे, x माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन, जेड माइनस जेड वन, x2 माइनस एक्स वन, y2 माइनस वाई वन एंड z2 माइनस जेड वन इज इक्वल टू ज़ीरो लिखेंगे। इसके बाद वेक्टर फॉर्म नहीं भी याद है तो काम चल जाएगा। कार्टेशियन याद करनी है, x1 y1 z1, x2 y2 z2 एंड x3 y3 z3 क्या है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ गिवन पॉइंट्स हैं। तो ये आपने 2 फॉर्म देख ली हैं प्लेन की। तीसरी आती है इसमें
इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट्स फॉर्म, ये आपकी थर्ड फॉर्म है प्लेन कैलकुलेट करने की। तो ये बेसिकली आपकी जो अभी आपने देखी थी 3 पॉइंट फॉर्म, उसी का एक पर्टिकुलर केस है। 3 पॉइंट फॉर्म का ही एक पर्टिकुलर केस है। ये क्या है, ये रहा, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस। प्लेन हमारा एक्स वाई जेड एक्सिस पर कुछ इंटरसेप्ट बना रहा होगा। हमने मान लिया एक्स एक्सिस पर जो इंटरसेप्ट है वो ए के बराबर है, वाई एक्सिस पर जो इंटरसेप्ट है वो बी के बराबर है, एंड जेड एक्सिस पर जो इंटरसेप्ट है वो सी के बराबर है। तो बेसिकली ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे ये, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0 B 0, एंड सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 0 0 C। तो जब आपको तीनों ही पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता है तो 3 पॉइंट फॉर्म ही है जो अभी आपने निकाला था, उसी में आप वैल्यूज पुट कर दीजिए, बहुत बेटर रहेगा। तो आपका जो स्टैंडर्ड रिजल्ट है वो आता है x/a प्लस y/b प्लस z/c, दिस इज़ 1। तो इफ़ इंटरसेप्ट आर गिवन देन इक्वेशन ऑफ प्लेन इज x/a प्लस y/b प्लस z/c, दिस इज इक्वल टू 1। करेक्ट। तो ये भी आपने देख ली है फॉर्म। इसके बाद चौथी फॉर्म बहुत कम यूज़ होती है, लेकिन कभी कभार तो यूज हो ही सकती है, लिख लेते हैं उसे। लर्न करने में क्या जाता है, नहीं भी आता है तब भी काम चल जाएगा। इसको कहते हैं हम यूनिट नॉर्मल एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉर्म। यूनिट नॉर्मल एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉर्म मीनिंग क्या है, ये जैसे कोई प्लेन दे रखा है, ठीक है, और इसके नॉर्मल के अलोंग हमें यूनिट वेक्टर पता है, ये इसका नॉर्मल है। तो नॉर्मल के अलोंग यूनिट वेक्टर तो हम निकाल ही लेंगे। एंड ओरिजिन से लेकर के प्लेन तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कहीं पर भी ओरिजिन है, सपोज ये हमारा ओरिजिन है 0 0 0, इससे इस प्लेन पर जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, यहाँ मत बनाइए क्योंकि ये तो फिर इसी के पैरेलल बन जाएगा, आपको प्रॉब्लम होगी देखने में। सपोज हमने यहाँ बना दिया, ये 0 0 ये है, तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये इसकी p के बराबर है। यूनिट नॉर्मल एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉर्म, ये p के बराबर है। चलो पहले हम इसको डायरेक्ट लिख देते हैं, बाद में करते हैं डिस्कस क्या कर सकते हो। इसका फार्मूला होता है r वेक्टर डॉट ऑफ n कैप वेक्टर, दिस इज इक्वल टू p। ऐसा कैसे है, अगर आपको वेक्टर फॉर्म में परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी आती है तो आप बड़े आराम से इसे इवेलुएट कर सकते हैं। r डॉट एन कैप दिस इज इक्वल टू p, या इसको हम लिख देते हैं lx प्लस my प्लस nz, दिस इज इक्वल टू p। वेक्टर फॉर्म में एक पॉइंट की डिस्टेंस आती है कैलकुलेट करनी, तो ये मिनट का काम है। मेरे पास स्पेस नहीं है तो मैंने डायरेक्ट ही लिख दिया r डॉट एन कैप, इट इज़ p, अदरवाइज lx प्लस my प्लस nz इज p। नोबडी इज़ गोइंग टू आस्क डेरिवेशन ऑफ एनी फार्मूला। यहाँ पर आपको मीनिंग पता होना चाहिए। एन कैप का क्या मतलब है, यूनिट वेक्टर अलोंग द नॉर्मल, यूनिट वेक्टर अलोंग दी नॉर्मल, ये नॉर्मल के अलोंग यूनिट वेक्टर है। p का मतलब है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। lmn क्या है, lmn यहाँ DCS होते हैं, DCS ऑफ नॉर्मल ऑफ प्लेन, जो हमारा प्लेन है उसके नॉर्मल के DCS। तो ये थर्ड फॉर्म है, ये कम यूज़ होती है, कभी कभी हम आपको इसका एप्लीकेशन भी कराएंगे, आप इसे लर्न कर लीजिए ज़रूर। जब ये लर्न कर लेंगे तो फिर काफ़ी इजी रहेगा आपके लिए। तो कुल मिला के आपने अभी तक कितनी फॉर्म सीख ली है इसकी,
4 फॉर्म सीखी है। पहली थी पॉइंट एंड डायरेक्शन, दूसरी आपने कौन सी सीखी है 3 पॉइंट्स, 2 के हमने आपको रिवाइज करा दिए थे फार्मूले। इसका मैं आपको बता देता हूँ। इंटरसेप्ट फॉर्म का क्या फार्मूला होगा, x/a प्लस y/b प्लस z/c इज इक्वल टू 1। उसके बाद चौथी फॉर्म आपने क्या देखी है, यूनिट, नॉर्मल एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉर्म। आप कार्टेशियन लर्न कर लीजिए, Lx प्लस my प्लस nz इज इक्वल टू p। वेक्टर लर्न हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। r डॉट n कैप, n कैप का मतलब है नॉर्मल के अलोंग यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करना। दिस इज इक्वल टू p। ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है p के बराबर है। तो ये आपने 4 फॉर्म अपनी बिल्कुल फिट एंड फाइनल कर ली। फोर्थ दिखने में तो बड़ी आसान लगती है बट प्रॉब्लम, सॉरी फिफ्थ दिखने में तो बड़ी आसान लगेगी बट जनरली प्रॉब्लम हमारा 5th फॉर्म पे ही आता है। बहुत अच्छी फॉर्म है ये 5th को हम क्या कहते हैं, इक्वेशन ऑफ प्लेन passing through the line of intersection of two planes, P1 is 0 and P2 is 0। सपोज ये कोई 2 प्लेन दे रखे हैं, इनके लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से जिस रूम में आप खड़े हैं उस रूम के कॉर्नर, 2 प्लेन का इंटरसेक्शन क्या होता है, हमेशा एक लाइन होती है। तो जो लाइन ऑफ, जो हमारा कॉर्नर की लाइन दिख रही है उससे जो पास होके प्लेन जाता है उसकी इक्वेशन कितनी आती है, ये इक्वेशन हमेशा निकल के आती है P1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ P2, दिस इज इक्वल टू 0। पहली इक्वेशन सब कुछ लेफ्ट साइड में ले आइए, प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ दूसरी इक्वेशन, दिस इज इक्वल टू 0। P1 प्लस लैम्डा P2 इज इक्वल टू 0। अब इसमें ये लैम्डा निकालना ही थोड़ा टेक्निकल है, इसीलिए ये फॉर्म बहुत ज़्यादा पूछता है। तो फॉर लैम्डा यू विल हैव 5 केसेस। फॉर लैम्डा केस नंबर 1, पहला केस होगा रिक्वायर्ड प्लेन is also passing through a point, रिक्वायर्ड प्लेन जो निकल के आएगा वो एक पॉइंट से भी पास हो रहा होगा। क्या करेंगे आप, जो भी आ जाएगा ये प्लेन, उस पर रिक्वायर्ड पॉइंट जो हमारा प्लेन है, जो पॉइंट दिया हुआ वो इसको सेटिस्फाई करा देंगे, लैम्डा निकल आएगा। अभी समझ में नहीं आएगा, आपको लिखा देता हूँ, आप कंफर्म रहें ये केसेस हैं। जब प्रॉब्लम करेंगे तभी आपको क्लियर हो जाएगा। कुछ बच्चे समझ सकते हैं, एक पॉइंट दिया होगा, x/z की वैल्यू दी होगी, ये x/z एंड लैम्डा में इक्वेशन होगा, इस x/z की वैल्यू यहाँ डाल देंगे तो लैम्डा मिल जाएगा। तो पहला केस होता है रिक्वायर्ड प्लेन इज ऑल्सो पासिंग थ्रू अ प्लेन। नंबर 2, रिक्वायर्ड प्लेन इज पैरेलल टू अ लाइन, एक लाइन के पैरेलल होगा। अगर रिक्वायर्ड प्लेन लाइन के पैरेलल होगा तो प्लेन का नॉर्मल पक्का क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा लाइन के। तो अभी परपेंडिकुलरिटी की कंडीशन जो होती है 2 लाइंस के बीच में A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल टू 0 वाली डाल देंगे, काम खत्म हो जाएगा। प्रॉब्लम करेंगे तब क्लियर होता रहेगा। नेक्स्ट, रिक्वायर्ड प्लेन इज परपेंडिकुलर टू अ प्लेन, जो हमारा रिक्वायर्ड प्लेन होगा वो एक प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। तो मतलब 2 प्लेन हो जाएंगे, एक ये, एक रिक्वायर्ड प्लेन, फिर इनके नॉर्मल्स भी परपेंडिकुलर हो जाएंगे। तो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल टू 0 हम अप्लाई कर सकते हैं तो निकल जाएगा। ये तीनों ही केस हमारी NCERT में गिवन है। लेकिन 2 केस बोर्ड एग्जाम में ऐसे भी पूछे जाते हैं जो NCERT में नहीं हैं, उनको भी हम कराएंगे प्रैक्टिस। Required plane is having some distance from origin or any point। वैसे तो मोस्ट प्रॉब्ली origin देगा और any point।
रिक्वायर्ड प्लेन की कुछ डिस्टेंस गिवन होगी ओरिजिन से या किसी पॉइंट से। पांचवा केस आपका होगा रिक्वायर्ड प्लेन इज हैविंग सम स्पेशल इंटरसेप्ट, स्पेशल इंटरसेप्ट्स, मतलब एक्स इंटरसेप्ट बाई इंटरसेप्ट का 2 टाइम होगा या एक्स इंटरसेप्ट बाई इंटरसेप्ट के बराबर होगा या कुछ जेड इंटरसेप्ट 0 दे देगा। इंटरसेप्ट के बारे में कुछ ना कुछ आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। तो ये 5 केस अप्लाई होते हैं, ये एनसीईआरटी में नहीं मिलेंगे। 3 केस आपको एनसीईआरटी में मिल जाएंगे, बट पास्ट ईयर का रिकॉर्ड है कि ये केस भी एग्ज़ाम में बड़े अच्छे से आते हैं। तो ये हम देखेंगे प्रॉब्लम करते वक्त। इसमें 2-3 कॉन्सेप्ट और बाकी हैं, वो और कर लेते हैं। तो फिर प्लेन हमें कभी भी तंग नहीं कर सकता है। प्लेन के हम प्रॉब्लम्स सारे के सारे कर लेंगे। तो ये 5 हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म थी जो हमने देख ली हैं। पहली थी हमारी पॉइंट एंड डायरेक्शन, दूसरी क्या है 3 पॉइंट। 2 पॉइंट नहीं है, 2 पॉइंट पर प्रॉब्लम मिलेंगे, 2 पॉइंट के साथ कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देगा। तीसरी आपने देखी है इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट के बाद चौथी क्या देखी है यूनिट नॉर्मल एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉर्म। याद कर लीजिए, कम अप्लाई होती है। एंड 5वीं आपने देखी बहुत ज़्यादा अप्लाई होगी, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 प्लेन्स। और इसमें लैम्डा निकालने के लिए भी हमने आपको 5 केस ही बताए हुए हैं, यही 5 चलेंगे। अब क्या है, 2 प्लेन्स के बीच में एंगल कैसे निकालते हैं हम। एंगल बिटवीन 2 प्लेन्स, 2 प्लेन्स के बीच में आप एंगल कैसे निकालेंगे। वेक्टर चाहे वेक्टर फॉर्म लिख लो, कार्टेशियन चाहे कार्टेशियन लिख लो। r डॉट n1 दिस इज इक्वल टू d1, r डॉट n2 दिस इज इक्वल टू d2। ये प्लेन नंबर 1 है और ये प्लेन नंबर 2 है। प्लेन के बीच में एंगल का मतलब उनके नॉर्मल्स के बीच में एंगल। तो सिंपल सी बात है, आपका एंगल क्या रहेगा, cos थीटा इज इक्वल टू n1 डॉट n2 डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ n1 इंटू मॉड ऑफ n2। अगर P1 परपेंडिकुलर टू P2 है तो सिंपल सी बात आपको ध्यान रखनी है, जो n1 डॉट n2 आ रहा होगा उसकी वैल्यू आप 0 रख देंगे। अगर P1 पैरेलल टू P2 है तो बड़ी सीधी सी बात है, n1 वेक्टर पैरेलल टू n2 वेक्टर। तो ये कंडीशन हो जाएंगी परपेंडिकुलरिटी एंड पैरेलल की। अब इसी को हम कार्टेशियन फॉर्म में भी सीखते हैं भाई। कार्टेशियन फॉर्म में प्लेन हमारा a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 दिस इज इक्वल टू 0 है। दूसरा प्लेन a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इज इक्वल टू 0 है। तो हमेशा ध्यान रखेंगे cos थीटा इज इक्वल टू a1 a2 प्लस, हार्डली 5 मिनट का काम और है, आपका ये ख़त्म हो जाएगा, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 डिवाइडेड बाई रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर रूट ऑफ a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर एंड c2 स्क्वायर। अगर P1 परपेंडिकुलर टू P2 है तो आप इसके लिए ध्यान रखेंगे a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज 0। अगर 2 प्लेन पैरेलल हैं आपस में तो आपको पता होना चाहिए उनके नॉर्मल भी पैरेलल होंगे, a1 अपॉन a2 दिस इज़ b1 अपॉन b2 एंड इट इज़ c1 अपॉन c2। तो ये हमेशा ध्यान रखना है, इफ़ 2 प्लेन्स आर पैरेलल एंड 2 प्लेन्स आर परपेंडिकुलर, यही 2 बहुत ज़्यादा अप्लाई होते हैं। एंगल तो बहुत कम ही पूछता है, बट पैरेलल एंड परपेंडिकुलरिटी की स्पेशली परपेंडिकुलरिटी की कंडीशन बहुत यूज होती है। तो ये भी आपने एक फॉर्म देख ली है। इसके बाद ये एक प्लेन की एक पॉइंट से डिस्टेंस भी पूछता है। ये कहता है फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम द प्लेन। हम डिराइव नहीं करा रहे हैं अब, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। तो हम सीधा हमने प्लेन की 2 फॉर्म ही ड्राइव कराई थी, उसके बाद डायरेक्ट हम फार्मूले पे आ गए थे। स्टार्टिंग में इसलिए थोड़ा सा हिंट दिया था कि आपका इंटरेस्ट क्रिएट हो जाए
जो बच्चे कुछ एक्स्ट्रा सोचना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो वो देख लेंगे। हर एक बुक्स में, चाहे वो एनसीईआरटी हो या कोई और बुक हो, सभी में डेरिवेशंस गिवन होते हैं। तो बच्चे का एक बार इंटरेस्ट डेवलप कर दो थोड़ा सा, पेपर में नहीं आएगा डेरिवेशन। अब आता है नेक्स्ट फार्मूला, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ प्लेन फ्रॉम अ पॉइंट, फ्रॉम ए पॉइंट, एक पॉइंट से एक प्लेन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कार्टेशियन में ही लिखा देते हैं फटाफट, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0 है। ये कोई पॉइंट है P, इसके कोऑर्डिनेट एक्स डैश वाई डैश जेड डैश है, ये डिस्टेंस है PM। हमें PM कैलकुलेट करके देनी है, तो हमेशा ध्यान रखेंगे PM इज इक्वल टू ए एक्स डैश बी वाई डैश सी जेड डैश प्लस डी का मॉड डिवाइडेड बाई रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। एक पॉइंट की एक प्लेन से डिस्टेंस जो है वो ए एक्स डैश प्लस बी वाई डैश प्लस सी जेड डैश प्लस डी ओवर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के बराबर होती है। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। किसी लाइन के अलॉन्ग किसी डायरेक्शन में पूछेगा तो उसके लिए हमें कुछ और करना पड़ेगा। कुछ नहीं कहता है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। बहुत बार ये देखा गया है, एक नंबर का प्रॉब्लम पूछ लेता है, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स। तो एक छोटा सा फार्मूला बच्चे को पता होना चाहिए, तो वो एक नंबर क्यों अपना लूज़ करेगा। जब इतना उसने लर्न किया है तो एक छोटी सी और कॉन्सेप्ट देख लेगा। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स, दो पैरेलल प्लेन के बीच की डिस्टेंस। सपोज पहला प्लेन ये है और दूसरा प्लेन आपका ये है, दोनों ही पैरेलल प्लेन्स हैं, इनके बीच की ये डिस्टेंस कितनी होगी, PM। अगर पैरेलल प्लेन है तो इनकी जो इक्वेशन है वो बड़ी जल्दी से आप कैच कर लेंगे। प्लस D1 इज़ 0, ये होगी AX प्लस BY प्लस CZ प्लस D2 इज इक्वल टू 0। ये जो PM है यहाँ पर, ये आपकी निकल के आती है मॉड ऑफ D1 माइनस D2 डिवाइडेड बाई रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। तो ये रहेगा डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स। एक लास्ट फार्मूला और बता देते हैं, उसके बाद आज की क्लास को दी एंड करते हैं। एक्चुअली में हम डिराइव नहीं करना चाहते हैं, और कभी वो प्रॉब्लम आ गया तो आप फंस जाओगे। और बहुत बार ऐसा प्रॉब्लम देखा गया है बोर्ड एग्ज़ाम में कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन विच कंसिस्ट टू गिवन लाइंस। मतलब एक कोप्लेनर लाइन से रिलेटेड क्वेश्चन होता है, तो वो चीज़ है वो मैं बता देता हूँ आपको। इक्वेशन ऑफ प्लेन which consist lines। पहली लाइन है x माइनस x1 ओवर a1, दिस इज y माइनस y1 ओवर b1, z माइनस z1 ओवर c1 एंड x माइनस x2 ओवर a2, and it is y minus y2 over b2 and it is z minus z2 over c2। एक प्लेन निकालना है ये। अब ये दोनों लाइन हमारी नॉन पैरेलल होनी चाहिए। अगर पैरेलल है तो फिर कुछ हम आपको प्रॉब्लम करते वक्त ही सिखाएंगे। ये आपकी L1 लाइन है और ये L2 लाइन है, दे आर नॉट पैरेलल। हमने यहाँ A1 B1 C1 A2 B2 C2 लिखा है। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन विच कंसिस्ट दीज टू लाइन, ये आप हमेशा याद रखेंगे। किसी भी लाइन का टॉप लिख दीजिए x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1, A1 B1 C1 एंड A2 B2 एंड C2, दिस इज इक्वल टू 0। वैसे तो ये बहुत आसान सा काम है, 1 मिनट में मैं समझा देता हूँ आपको कि कहाँ से निकाला। वो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट नहीं रहा हमारे सिलेबस में, ये प्रॉब्लम हो चुकी है। ये पॉइंट हमारा होगा x1 y1 एंड z1, ठीक है। और ये पॉइंट हमारा होगा
इसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी मुझे। ये रहा अपनी लाइन किसके पैरेलल है, इसके DRS है A1 B1 एंड C1, ये डायरेक्शन दी होगी। एक डायरेक्शन आपको A2 B2 C2 से गिवन होगी। एक जनरल पॉइंट को आप ये जनरल पॉइंट ले लिया, इस जनरल पॉइंट को हमने क्या किया, इससे ज्वाइन कर दिया, तो एक वेक्टर ये आ गया, एक वेक्टर ये होगा, एक वेक्टर ये होगा। दो का क्रॉस निकालेंगे, वो इसके नॉर्मल के अलॉन्ग आएगा, और ये नॉर्मल क्या होगा, जैसे इन दोनों का क्रॉस निकालेंगे तो ये आ जाएगा, और ये नॉर्मल इस पर परपेंडिकुलर होगा, वही लिखा बेसिकली मैंने। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ही है, इक्वेशन ऑफ प्लेन विच कंसिस्ट टू लाइंस। तो इतने फार्मूले अगर आपको आते हैं तो प्लेन के साथ आप गेम खेल सकते हैं, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। इतने फार्मूले आप अच्छे से लर्न कर लीजिए। अगली क्लास पर हम आपको इसकी प्रॉब्लम की प्रैक्टिस कराएंगे। ओके बेटा, बट ये फार्मूले आपको अच्छे से देख के रखने हैं। थैंक यू।